जो दो डिम्पल लोग कहते हैं मेरे पास है, इसका प्लीज उपयोग कीजिए। जोश इज़ वेरी हाई। मैं एक फ्रीलांसर था, फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर ही रहूँगा। मेरे पास संस्कृत की कमांड अच्छी थी मेरी, सो आई गेस वो मेकर्स को कहीं लगा कि ये लड़का बड़ा मेहनती है, इसने इतना अच्छा बोला है कि एक लड़का पागल हो गया है। हम लोगों ने कभी दिल्ली क्रॉस नहीं किया तो ये बॉम्बे जाने की बात कर रहा है। आंटी थैंक्स टू यू, वरना हमें इतना अच्छा कलाकार शायद नहीं मिल पाता। थैंक यू सो मच। अब मैं नया फादर बना हूँ तो आई गेस मैं अभी फादरली ड्यूटीज निभा रहा हूँ। कहते हैं भगवान का नाम लेकर कोई भी काम करो तो सारे काम अच्छे ही होते हैं, और जब महादेव खुद आप पर कृपा बरसाएं तो आपकी किस्मत आपका शिद्दत से साथ देती है। और आज तो हमारे स्टूडियो में खुद महादेव पधारे हैं। महादेव के साथ साथ फ्रीलांसर भी पधारे हैं। तो सर, फ्रीलांसर का जब पहला सीजन आया था, इतनी मस्त सीरीज थी, बट एक सैड पार्ट था ना कि इतने कम एपिसोड्स दिए गए थे और उसी टाइम से लोगों को सेकंड सीजन का इंतजार हो गया था। तो अब जब सेकंड सीजन फाइनली आने वाला है तो यही पूछना चाहूंगी, हाउ इज द जोश सर? जोश इज वेरी हाई। मैं एक फ्रीलांसर था, फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर ही रहूंगा। बिल्कुल। और शिद्दत से अपना काम करता रहूंगा। ओह माय गॉड। और मेरे पास तो भौकाल मचाते रहेंगे, भौकाल मनाते रहेंगे। काफी तो अब मैं रहा नहीं। और आप लोग दिल्ली से हैं, हम लोग मुंबई हैं। हम लोग मुंबई में मुंबई डायरीज लिखते हैं। बिल्कुल सर। सो फ्रीलांसर की जहाँ तक की बात है, फर्स्ट पार्ट जो था वो बहुत अच्छा था। जो ऑडियंस का प्यार मिला उस पर भरपूर मिला। एक्शन पैक सीरीज है। इनिशियली तो प्लान नहीं था इसको 2 पार्ट्स में करने का या सीजन वाइज, हम इसे नहीं कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं द फ्रीलांसर द कंक्लूजन। बिल्कुल। बिकॉज पहला जो 4 एपिसोड जो ऑडियंस ने देखे, उसमें उन्होंने जो मेरा किरदार है अविनाश कामत, उसकी जर्नी देखी। अब जो उसका मोटिव था, उसकी जर्नी जो शुरू हुई थी, वो कैसे कंक्लूड होती है अभी, वो लास्ट के 3 एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। ओके। तो सर, इसकी स्टोरी तो बुक पे बेस्ड है, बट सीरीज में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो हमारे फैंस जो है वो कितने एपिसोड तक की उम्मीद कर सकते हैं? लाइक कितना आगे तक इसकी स्टोरी जा सकती है? वेल, ये जो कहानी है वो एक किताब, जैसे कि आपने सही कहा, किताब टिकट टू सीरिया पे बेस्ड है। उसके ऊपर अडॉप्ट करके बनाई गई है। वहाँ से उन्होंने क्रक्स, उसका जो मेन नैरेटिव है वो लिया है। और उसमें उसे जो मेरा किरदार अविनाश कामत का, उसमें उसे द कॉन्टैक्ट करके अप्रोच किया जाता है, बट वी केप्ट इट द नेम एज द फ्रीलांसर। ओके। 7 एपिसोड की लिमिटेड कहानी है। 4 ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं। 3 एपिसोड जो रिमेनिंग है वो 15 दिसंबर से आने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। बिल्कुल। सो लिमिटेड कहानी है। बिकॉज इस कहानी को इतना प्यार मिला है, इतना सराहा है लोगों ने। बिकॉज आई थिंक उसका मुझे पर्सनली लगता है रीजन ये है कि इंडिया में हमने ज्यादा ऐसी इवैक्यूएशन वाली सीरीज देखी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट। सो और ये बिल्कुल लार्जर स्केल पे थी, ग्लोबल इसकी ऑडियंस थी। हमारे टेक्नीशियंस भी बाहर के थे, हमारी कास्ट एंड क्रू भी बाहर के थे। सो आई गेस उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने बहुत प्यार दिया। हॉलीवुड वाली फील एकदम। जी बिल्कुल, आपने वर्ड छीन लिए। सो आई गेस ये वही अप्रोच है लोगों को जो बहुत पसंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो सर नाउ टेल मी, इस सीरीज का क्या बेस्ट पार्ट था जिसकी वजह से आपने इस स्क्रिप्ट को चुना? बिकॉज आपकी जो फैन बेस है ना वो थोड़े अलग भी हैं, तो आपको स्क्रिप्ट चूज करने के पहले बहुत सोचना पड़ता होगा। तो इस सीरीज में आपको ऐसा क्या अट्रैक्टिव लगा जो कि आपने फट से हाँ बोल दिया कि मुझे तो ये करना है? ये सीरीज मेरा पार्ट बनने का सबसे बड़ा मेन रीजन जो था वो मिस्टर नीरज पांडे थे। मैं नीरज पांडे जी का बहुत सालों से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको किसी निर्देशक के कहानियाँ कहने का तरीका या उनके जो उनकी कहानियाँ जिस तरीके से वो चुनते हैं वो आपको पसंद आते हैं। तो मुझे उनकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जैक्टली तो और उनकी वेंसडे से शुरुआत हुई थी, उससे पहले भी उन्होंने बहुत काम किया था ऑब्वियसली, तो जो मुझे मालूम था। सो ये मेरी पहला प्रोजेक्ट है आई गेस, जब से मैंने एक्टिंग करना शुरू किया। जब मैंने आई थिंक बिना कहानी सुने या बिना किसी चीज के बारे में सुने मैंने हाँ कर दिया। बिकॉज मुझे नीरज जी का फोन आया था। तो नीरज जी, मैंने ऐसे, मुझे आज भी याद है, मैं किसी डॉक्टर के सामने था और डॉक्टर साहब मुझे कुछ किसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मेरा फोन बजा और मैंने देखा नीरज पांडे। मेरा मन कर रहा था मैं डॉक्टर को बोलूं कि भाई तुम भागो यहाँ से, चुप हो जाओ। हाँ तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। तो फिर क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं फिर बाद में बिजी ना हो जाए, फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे कहीं। तो फिर लेकिन मैंने डॉक्टर जी से, बिकॉज ऑफ सिचुएशन वैसी थी, उनसे बात की। फिर मैं बाहर निकला, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि सॉरी सर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। कहते नहीं मोहित कोई बात नहीं, एक कहानी है जिसे मैं बना रहा हूँ और मैं जानना चाह रहा था तुम क्या करने
क्या प्लान है तुम्हारा इस टाइम पीरियड का? मैंने कहा सर आप बताइए, जब जहाँ आना है मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा परफेक्ट, तो मैंने वहाँ से हाँ कर दी थी। फिर मैं उनसे मिला, जब बॉम्बे वापस आया, मैं उस समय शहर में नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बुक के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि बुक पढ़ो। मैंने थोड़ा बुक पढ़ा, मैं उनका वर्ल्ड समझा। फिर स्क्रिप्ट पे काम हुआ, फिर बीच में पैंडेमिक हो गया, उस वजह से काफ़ी डिले हो गया प्रोजेक्ट। सो आई गेस इस प्रोजेक्ट की भी अपनी एक जर्नी रही है। मैं आई गेस बहुत इनिशियली ऑन बोर्ड आ गया था, उसके बाद नीरज जी ने ऑब्वियसली फिर उन लोगों ने कहानी लिखी, फिर उस पर लिखावट पे उसके काम हुआ, बाकी टेक्निकल चीज़ें हुई, और फिर हम लोग ने मोरक्को जाके उसे 2 महीने वहाँ पे शूट किया, और फिर वापस बाकी इंडिया में भी शूट किया। तो आई गेस हर कहानी की ना अपनी एक पर्सनल जर्नी भी होती है। तो पैंडेमिक में तो हमें तो लगा था कि नहीं अब तो आई डोंट थिंक ये बन पाएगी, बिकॉज बाहर जाना, और एक बार जब हमने बाहर जाने की कोशिश भी की थी तब वहाँ पे लॉकडाउन हो गया, वो शहर ही बंद हो गया। फिर हमें लगा कि नहीं यार अब तो नहीं हो पाएगा ये, चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम हिंदुस्तान में कहीं पूना, लोनावला या यूपी तक कहीं कर लेते हैं। हाँ, बट आई गेस इसकी अपनी एक जर्नी थी। तो व्हेन वी लुक बैक लगता है कि नहीं, ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। इस सीरीज के बाद आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, बट वो एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको कि मतलब फैंस जो है वो उसने एडमायर किया कि आप इस रोल में, क्योंकि ये थोड़ा हटके रोल है इस सीरीज में, मैंने जहाँ तक देखा आपका जी बिल्कुल डिफरेंट रोल देखने को मिला है। मैंने एक्चुअली बहुत तरीके से काफी किरदार निभा रही, बट मैंने एक ऐसे अंडरडॉग का कभी मैंने किरदार नहीं निभाया कि एक इंसान जो अपनी पावरफुल पोजीशन में रहा हो और उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए हो कि जहाँ वो बिल्कुल निराश हताश हो चुका हो और वो लाइफ पे पूरा जीरो हो चुका हो, बट उसके बाद वहां से वो खड़े होके वापस ही स्टार्ट्स हिज लाइफ ऑल ओवर अगेन। मैंने इस तरीके का किरदार नहीं निभाया है। सो मुझे जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट की आप बात कर रहे हो, मुझे इस किताब की जो राइटर है उन्होंने दिया था। बिकॉज जब उन्होंने पहले 4 एपिसोड देखे, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप खुश हैं कि मैंने आपकी किताब को थोड़ा सा जस्टिस किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मोहित, तुमने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तुम इससे ज्यादा कोई और कर पाएगा। और वो उन्होंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था, 2-3 चीजें थी ऐसी जो मैं बता नहीं सकता, बट वो बिकॉज he had other reasons to say that also, but I guess जब एक वो राइटर जिसने वो किताब लिखी हो वो आपको इस तरीके की चीज बोले तो आपको लगता है कि नहीं यार मैंने बिल्कुल कुछ तो सही किया है। और ऑब्वियसली फिर जब ये सीरीज बाहर आई, लोगों ने और देखी, अभी भी लोग देख रहे हैं, रोज मिलते रहते हैं, तो आई गेस लोगों को अच्छा लगा ये पहले 4 एपिसोड थे। बट आई एम वेरी श्योर कि जब लास्ट के 3 द कंक्लूजन के लोग एपिसोड्स देखेंगे ना, उनका डेफिनेटली अविनाश कामत की जो जर्नी है उसको वो और कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो नीरज पांडे एज ए डायरेक्टर सर, आपके काम करना आपको कैसा लगा? मतलब डिफिकल्ट था या फिर, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो ऑलरेडी कर चुके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स वो निकाल चुके हैं हमारे, तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? बहुत क्या हो जाता है, जितना आपका निर्देशक, जितने डायरेक्टर, आपके जो मेकर है वो जितने एक्सपीरियंस्ड हों और जितने अच्छे हों, उतना काम आपका कम हो जाता है। बिकॉज फिर ऑन सेट आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, उनको पता होता है कि आपको क्या लेना है एक्टर्स से। एग्जैक्टली, उनको मालूम है कि अच्छा उन्हें ये चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए, मोहित तुम मुझे ये दे दो, ये नहीं चाहिए मुझे, और तुम मुझे ये वाला इतना दे दो। सो थिंग्स बिकम इजी फॉर यू। सो फिर आपको मालूम है कि आप सेफ हैंड्स में हैं, जो मेकर है उसे क्लियर मालूम है उसे क्या चाहिए, तो आप उन्हें वो दे देते हैं। एक उसमें एक थोड़ा टेक्निकल सीन था जहाँ पे मुझे जो आलिया की मम्मी है उनके साथ कुछ वार्तालाप करना था, कुछ लंबे कॉन्वर्सेशन थी उनके साथ, तो वो मैं दे रहा था और उसमें कोई 8, 10, 12 टेक हो गए। उनको कुछ, वो मेरा पहला या दूसरा दिन था, उनको स्पेसिफिकली कुछ चाहिए था, वो मुझे बता नहीं रहे थे उनको क्या चाहिए, मुझे कहते नहीं और करो और करो और करो, और मैंने कभी टेक पे इतने टेक किए नहीं। तो मुझे लिटरल सेंस में पसीने आने लगे थे, और समय शिफ्ट एंड होने का टाइम भी हो रहा था, और सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख भी रहे थे कि बस जल्दी एक्टिंग कर ले, हमें घर जाना है। तो फिर मैंने बाद में जब सीरीज का वो सीन, पर्टिकुलरली मैंने सबसे पहले वो सीन देखा, मैंने कहा पहले वो सीन जाके देखता हूँ, तो उन्होंने जो मुझे 12-15 बार करवाया, जरा उसको जाके देखो उसमें था क्या। तो जब मैंने वो देखा तब मुझे समझ में आया कि वो क्या अचीव करना चाह रहे थे। बिकॉज एज एन एक्टर क्या होता है ना, आपकी सोच थोड़ी सी लिमिटेड होती है, बट आपके ब्लाइंडर्स ऑन होते हैं और आप इतना ही सोचते हैं, लेकिन वो विजनरी होते हैं, वो पूरा स्टोरी के बारे में सोचते हैं। सो मुझे बाद में समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एज एन एक्टर आपका काम थोड़ा कम हो जाता है। पर्टिकुलर भी है वो चीज़ों को लेकर कि अगर ऐसा ही चाहिए तो नहीं मोहित, आप इसके आगे पीछे नहीं घूमेंगे, आपको सिर्फ वही करना पड़ेगा। जो उनकी विजन में फिट बैठता है, ही इज फ्लेक्सिबल अबाउट, ऐसा ही इज नॉट रिजिड और कि भाई मुझे यही चाहिए। उनके साथ काम करना बड़ा ही सिंपल है, बिकॉज ही नोज कि मोहित तुम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे आओ, और बी पॉइंट पे मैं चाहता हूँ तुम ये काम करो। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। आप क्या करके उन्हें देते हो
he doesn't interfere in that. बिल्कुल सर, अब आपके जवाब से मतलब इतना लोगों की जो एक्साइटमेंट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि कब 15 तारीख आए, और वो कंक्लूजन देखिए कि लिटरली आगे क्या है। और जिस तरीके से आपने जवाब दिया, मुझे लगता है हमारे फैंस जो है और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड होना बनता भी है। खैर है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे बताना चाह रहा था कि अविनाश कामत और आलिया और इन दोनों की जर्नी जो है, जब तक मेरा पर्सनली मानता हूँ ऑडियंस जो है जब तक अपनी जर्नी से, किसी किरदार की जर्नी से कनेक्ट नहीं करती है, जब तक किरदार से कनेक्ट नहीं करती, वो उनकी जर्नी नहीं देखना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू कनेक्ट विद द एक्टर एंड द कैरेक्टर। तो आई गेस इन दोनों के साथ, आलिया के साथ लोगों ने जो बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया है ऑडियंस ने, जिस तरीके से, उस वजह से अविनाश कामत का काम आसान हो गया। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप देखिए कैसे अविनाश कामत आलिया को निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है, और कैसे निकालता है, बिल्कुल वो 3 एपिसोड के अंदर आपके सामने हो जाएगा। बिल्कुल। अब इंतजार ऑलमोस्ट खत्म होने को है, 15 तारीख अब करीब ही है, तो आपके जितने भी सवाल है उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन कर लेते हैं सर जी। आप कॉमर्स फील्ड से आते हैं जी। जम्मू कश्मीर से आप यहाँ आए, मुंबई आए, जी। कितना डिफिकल्ट रहा लोगों को अपने पेरेंट्स को मनाना? सबसे बड़ी बात कि कितना स्ट्रगल किया आपने उनको मनाने के लिए कि आपको भाई एक्टिंग करनी है अब तो? वेल ज्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ था, मेरा वो जो एपिसोड था वो भी बड़ा ही फिल्मी था। मैं उन दोनों HMI में जॉब कर रहा था, होंडा मोटर्स इंडिया लिमिटेड में। तो मैंने ग्रासिम मिस्टर इंडिया के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई थी, तो मेरी वहाँ से टिकट आ चुकी थी। तो मैंने 2 एनवलप थे, एक एनवलप में मैंने वहाँ उसकी टिकट डाली थी, और दूसरे एनवलप में मैंने अपना वो जो रेजिग्नेशन लेटर था वो दिया था। और मैंने अपने घर पे मॉम डैड 5:30 बजे 6 बजे ऑफिस से आते थे दोनों, तो चाय उन्हीं के साथ पी जाती थी। चाय के टेबल पे मैंने वो 2 एनवलप रख दिए कि भाई एक उठा लीजिए। तो पिताजी ने बॉम्बे जाने वाला उठा लिया, और मम्मी ने रेजिग्नेशन वाला उठा लिया। तो उस समय तो कुछ बात नहीं हुई। उसके अगले दिन जब मैं वापस शाम को घर जा रहा था, जब मैं अपनी लेन में घुस रहा था, तो बहुत सारे व्हीकल्स लगे हुए थे। तो मैं देख रहा था, अरे ये तो मेरे अंकल की बाइक है, अरे ये तो मामा जी की गाड़ी है, अरे ये तो है। तो पूरा कॉन्फ्रेंस चल रही थी अंदर घर में। एक लड़का पागल हो गया है, हम लोगों ने कभी दिल्ली क्रॉस नहीं किया, तो ये बॉम्बे जाने की बात कर रहा है। तो जोक सपाट, बट उस समय मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इसका मन है, ये जाना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो जाने दो। सो आई गेस उन्होंने मेरा साथ दिया, उस वजह से मैं आ पाया और फिर कुछ कर पाया। अंकल आंटी थैंक्स टू यू, वरना हमें इतना अच्छा कलाकार शायद नहीं मिल पाता। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अभी तक हमने जितनी भी आपकी सीरीज देखी, मूवीज देखी, सब में बहुत सीरियस रोल में आप होते हो, तो क्या हमारे फैंस को थोड़ा इस जॉनर से हटके भी कुछ देखने को मिल जाएगा, लाइक कॉमेडी हॉरर टाइप ऑफ? बिल्कुल, 2024 में मेरा जो टारगेट है वो कॉमेडी करने का। अगर आप मेरा ग्राफ भी देखेंगे करियर का, मैंने सबसे पहले त्रिशूल पकड़ा, त्रिशूल के बाद मैंने तलवार पकड़ी, तलवार के बाद मैंने 303 पकड़ी, 303 के बाद मैंने गन्स पकड़ी, गन्स के बाद मैंने फिर फूल पकड़े, और फूल के बाद फिर मैंने प्रपोज करना शुरू किया, और फिर मैंने वापस अभी फ्रीलांसर में गन पकड़ी है। तो इसके बाद जो है मैं जो करने वाला हूँ कुछ कॉमेडी, मेरा 2024 का टारगेट ये है कि मैं कुछ नया मिलने वाला है। तो ये होप है मेरी, और ये मैं यूनिवर्स में भी थ्रो कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से आपने जितने भी मेकर्स हैं उनको भी बता रहा हूँ कि देखिए ये जो 2-2 डिम्पल लोग कहते हैं मेरे पास है, इसका प्लीज उपयोग कीजिए। बिल्कुल। तो सर आपने त्रिशूल बोला अभी, जी। त्रिशूल की जर्नी कैसी थी? आप महादेव आपको कैसे मिले? महादेव का शो आपने कैसे बैक किया? मैंने स्टार नेटवर्क के साथ पहले भी काम किया था उस समय, और स्टार जो है उस समय लाइफ ओके को बना रहा था। स्टार 1 एक चैनल आता था, उसको रिवैम्प करके वो लोग लाइफ ओके बना रहे थे, और इमॉर्टल जो मलुआ करके बुक जो आई थी महेश त्रिपाठी जी की, जैसे मैंने पहले बताया, वो उस समय रिलीज हुई थी। सो ये सब फैक्टर्स थे जब उनका ये फ्लैगशिप शो था, जो डायरेक्टली 21st सेंचुरी फॉक्स से लोग उसे कर रहे थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर देम। सो वो मुझे उन लोगों ने उसके लिए टेस्ट किया, स्क्रीन टेस्ट लिया, और मेरी सिलेक्शन वहाँ हो गई। लकीली मैं, क्योंकि जम्मू में मेरी स्कूलिंग हुई है, तो मैंने संस्कृत पढ़ी थी, तो वो संस्कृत मेरे को वहाँ पे थोड़ी काम आ गई थी। एक्चुअली काफ़ी काम आ गई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी काम आ गई थी, बिकॉज बाकी जितने भी लोग थे वो आई गेस मैं उनमें से एक, मेरे पास अपर हैंड ये था कि मेरे पास संस्कृत की कमांड अच्छी थी मेरी। सो आई गेस वो मेकर्स को कहीं लगा कि ये लड़का बड़ा मेहनती है, इसने इतना अच्छा बोला है, वो उन्हें बाद में पता चला कि अच्छा इसने तो पढ़ा हुआ है। वेट लूज भी करना पड़ा था आपको? नहीं, उस समय नहीं करना पड़ा। उस समय नहीं, महादेव के लिए लीन मैं वैसे ही था उस समय, तो उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ। ओके सर, कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि अब तो मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ? वो कौन सा ऐसा पहला फैड मोमेंट था जो आपको आज तक याद है? एक्चुअली आज मेरी मम्मी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने
बोला कि आज हमारे ऑफिस में मोहित रैना आ रहे हैं, मम्मी वाज लाइक महादेव ओके रेड कलर का ड्रेस पहन के जाना और आशीर्वाद भी लेना ऐसा पहले। वैसा सवाल मत करना, वो भगवान है। आई वाज लाइक या मम्मी। नहीं, आई गेस वो मुझे पहली बार ऐसा कुछ इवेंट मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई गेस यही है कि लोगों वो 2010 के आसपास का टाइम था जब कुछ लोग ने मुझे एक्चुअली एक मेरे बड़े एक फैन थे जिन्होंने एक घर खरीदा था ओके और वो चाह रहे थे कि मैं उनके घर के मुहूर्त पे आऊँ, जो घर की एंट्री होती है ओके उसके मुहूर्त पे आऊँ। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों के थ्रू अप्रोच किया, मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो 6-8 महीने के बाद मुझे फिर उनकी फैमिली में से किसी ने बेस टच की मुझसे वापस से कि भाई वो अभी भी आपका वेट कर रहा है, वो अभी भी घर में घुसा नहीं है। ओह माय मैंने कहा 8 महीने हो गए वो अभी तक घर में नहीं घुसा, बोले नहीं। तो फिर मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो कॉल पे आपके साथ आपके घर में एंट्री करता हूँ। ओके सो बिकॉज मेरा पर्सनली वहाँ जाना थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंजेस थे उसमें। सो वहाँ पे आई गेस वो मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट था जब मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों का प्यार, लोगों का फेथ जो है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल वो मुझे मेरा वो एक पहला पॉइंट था जब मुझे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी फील हुई कि यू नो पीपल व्हेन पीपल गिव यू सो मच लव एंड सो मच फेथ दैट इतना उन्होंने मेहनत करके अपना घर बनाया था बट ही डिडंट वांट टू एंटर। सो आई गेस वो मुझे काफ़ी टच किया था। सो आई दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई रियलाइज कि कुछ सेंसिबल करना पड़ेगा लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकते। हमने सुना है सर आपने नामकरण भी किया था किसी हाँ, बहुत पहले एक बच्चे का भी किया था। ऐसे बहुत सब इंसिडेंट्स होते रहते हैं। एज ए सेड लोगों का प्यार बहुत है, लोगों का फेथ बहुत है, लोगों का बिलीफ बहुत है। आई गेस उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि जितने भी मेकर्स हैं वो मुझे सब ऐसे रोल्स ही दे जहाँ पे सबका फेथ और बिलीफ बरकरार रहे। प्यार बहुत है। मेरा पर्सनली मानना है कि यू नो हम जब आप सेलिब्रिटी से, एक्टर से मिलते हैं ना, कुछ होते हैं जिनके साथ आप एक सेल्फी खींचना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ होते हैं जिनको आप बोलते हैं सर आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, कुछ होते हैं सिर्फ आप उनसे हाथ मिला के शेक हैंड करके आपको अच्छा लगता है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मेरे साथ ना लोग वो ऐसा हाथ मिला के उनको बस देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मतलब आंखों से आंख मिलाना चाहते हैं फिर। हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सो आई गेट आई रियली फील लकी एंड ब्लेस्ड कि चलो भगवान ने मुझे उस कैटेगरी में रख दिया है एंड लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। तो आगे कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो आप सारे एक्शन पैक्ड रोल कर रहे हैं, माइथोलॉजिकल आगे कुछ करना चाहेंगे? कुछ है दिमाग में? अभी तो नहीं, बिकॉज आई गेस वो मैं काफी पहले कर चुका हूँ एंड आई थिंक अभी बिकॉज ओटीटी की वजह से काफी सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स करने को मिल रहे हैं। बिकॉज एज एन एक्टर यू नो आप चाहते हैं कि आप अपना क्रिएटिव हंगर और नीड को सेटिस्फाई करते रहे। बिल्कुल सो आई गेस वो मेरे अलग अलग तरीकों से हो रहे हैं। अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा जो लिमिटेड स्पेस में होगा सो डेफिनेटली व्हाई नॉट। मतलब इतने सारे मेकर्स बड़े बड़े चीजें बना रहे हैं बट राइट नाउ आई एम हैप्पी इन द डिजिटल वर्ल्ड। सर व्हाट्स योर न्यू ईयर प्लान सर, वो भी तो बता दीजिए हमारे फैंस को। न्यू ईयर प्लान मेरा कुछ भी नहीं है अभी। तो मैं नया फादर बना हूं तो आई गेस मैं अभी फादरली ड्यूटीज निभा रहा हूं। तो अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूंगा कि 15 दिसंबर 2023 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे द फ्रीलांसर द कंक्लूजन आ रहा है। बाकी के 3 एपिसोड, जितना प्यार आप लोगों ने पहले 4 एपिसोड को दिया है उतना ही प्यार इसे दीजिए। आई नो आप लोग थोड़ा नाराज है, गुस्सा है क्योंकि थोड़ा सा 3 महीने का गैप आ गया बीच में, बट ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ द वेट। जितना आप लोगों ने इंतजार किया है वो इंतजार की सारी घड़ियां भी खत्म हो जाएंगी और 24 घंटे के अंदर यू विल हैव रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज वॉच इट विद योर फैमिली एंड एंजॉय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।